हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल और गति के नियम, जो कि आपका फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फोर्स क्या होता है, यानी आपके पास बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो फोर्स क्या है आपके पास? फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था क्या होती है, यानी कि रेस्ट ऑफ मोशन, और गति की अवस्था क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन। तो उसमें जो चेंज करता है उसे क्या कहते हैं, या करने का प्रयास करता है उसे ही बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं आपके पास। एक आता है पुशिंग। पुशिंग का क्या मतलब होता है? पुशिंग का मतलब धकेलना और पुलिंग का मतलब खींचना। किसी चीज को धक्का मारना मतलब हमने गेट को पुश किया, तो हमने क्या किया, गेट को धक्का मारा, दरवाजे को। और पुल का मतलब, पुलिंग का मतलब खींचना। आपने रस्सा गेम खेला होगा, उसमें तीन खिलाड़ी एक साइड होते हैं, तीन खिलाड़ी एक साइड होते हैं, और वो जब एक दूसरे को पुलिंग करते हैं तो वो जो होता है वो आपका बैलेंस उसमें फोर्स में आता है, क्योंकि इक्वल हो गया ना उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण। मतलब तीन आदमी इस साइड हो गए रस्से के और तीन ये आदमी इस साइड हो गए, तो रास्ता जो है इक्वल हो गया, वो किधर भी नहीं जाएगा। जिस साइड ज्यादा फोर्स होगी, अगर एक और आदमी आ जाए तो रास्ता उसी तरह जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो पुशिंग का क्या मतलब होता है, धक्का मारना, और पुलिंग का मतलब खींचना किसी चीज को। बात करें यूनिट की, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसको एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो टू टाइप्स के आपके बल होते हैं। फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ लगे हो और उनका परिमाण सदैव शून्य हो तो संतुलित बल कहलाता है। यानी जो उसका मैग्नीट्यूड हो वो सदैव शून्य आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। उसको ही संतुलित बल कहते हैं। अब समझते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु की स्थिति, गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाले बल को असंतुलित बल कहलाता है, इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण से, ये कोई रस्सा है, इस पर तीन आदमी इस साइड है, इसको खींच रहे हैं, जो पुलिंग कर रहे हैं इसको, और तीन ही आदमी इस साइड इसको पुलिंग कर रहे हैं। तो रास्ता कहां पर जाएगा? कहीं पर भी नहीं जाएगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स का। यदि इस साइड तीन आदमी खींच रहे हो और इधर चार आ जाए, तो रास्ता जिस साइड ज्यादा फोर्स होगी, यानी मैग्नीट्यूड अधिक होगा, उसका परिमाण, उस साइड रास्ता खींच लेंगे, उधर की टीम ही जीत जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, या तो हारेगा या जीतेगा। तो जिस साइड भी ज्यादा फोर्स होगी उसी साइड जाएगा। तो उसकी गति में क्या होगा, उसकी गति में रस्से की जो पहले उसकी बैलेंस्ड थी स्थिति, अब और अधिक फोर्स लगाने पर वो रस्सा उस साइड जाएगा जिस साइड आदमियों की संख्या अधिक होगी। तो उसकी स्थिति अथवा गति की अवस्था में रस्से की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ
मोशन, यानी न्यूटन के गति विशेषक नियम को समझते हैं। उसके न्यूटन्स के 3 लॉ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम समझते हैं लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के। चलिए दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के ही फर्स्ट लॉ को, न्यूटन के प्रथम नियम को ही रूल ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम क्या है? रूल ऑफ इनर्शिया। क्या है यह रूल? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो यही रूल है, ये इसको समझते हैं। यही कह रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं पढ़ देता हूं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कोई वस्तु है जो किस में है? रेस्ट ऑफ मोशन में, तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था यानी प्रेजेंट जो वो है उसकी कंडीशन, उसमें कोई चेंज ना किया जाए। तो इसे ये किसने दिया था? ये न्यूटन्स ऑफ लॉ, न्यूटन्स ने दिया था ये गति का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया का। मान लो ये कोई वस्तु है, अभी ये ऐसे रखी हुई है रेस्ट में, तो ये कब तक रखी रहेगी? जब तक कि मैं इस पर इसे बल लगाकर कोई उठा ना दूं, या ये ऐसे ही रखी रहेगी। और यदि ये ट्रेन है मान लो, और ये चलती जा रही है, ये कब तक चलती जाएगी? जब तक कि इस पर कोई फोर्स या बल लगाकर इसे रोक न दिया जाए, तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया का नियम, यानी रूल ऑफ इनर्शिया। तो यही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रेस्ट ऑफ मोशन में है, तो वह रेस्ट ऑफ मोशन में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है यानी स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वह स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी प्रेजेंट कंडीशन में कोई चेंज न किया जाए। अब समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगने वाला बल यानी कि फोर्स, उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास, उसमें उत्पन्न त्वरण यानी एक्सेलरेशन के गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है? उस वस्तु में उत्पन्न द्रव्यमान यानी कि मास, उसमें उत्पन्न त्वरण यानी एक्सेलरेशन के गुणनफल के यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हम जानते हैं, काफी बार हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए, सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट की नीड होती है हमारे पास। वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास? के है। इस प्रोपोर्शनल की जगह क्या, इसका चिन्ह हटाने के लिए एफ बराबर हो जाएगा के मल्टीप्लाई एम ए। तो के क्या है यहाँ पर? के कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी अचर है जिसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एफ बराबर एम में, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा ये? एफ बराबर एम में। लेकिन इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि जब इसका जो मास है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो? 0 हो, तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो इसकी ये कंडीशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट होगी इसकी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन। तो जब
जो इसका मास है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज न हो, यानी उसकी वैल्यू जो शून्य हो, तभी ऐसा होगा। आप कहेंगे F बराबर m में होता है। यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F क्या है इस फॉर्मूले में? F है इस फॉर्मूले में फोर्स, m क्या है? m है मास, और a क्या है? एक्सेलरेशन। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम समझते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड ऑफ लॉ समझते हैं इसके बाद, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लॉ समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम न्यूटन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये नियम? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी फोर्स लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल उस पर अपोजिट डायरेक्शन पर लगाती है। इस बल को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को का दूसरा और क्या नाम है? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन का गति का तृतीय नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसे आप एक उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं। क्या होता है? जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो बारूद की एकदम क्या बन जाती है? गैस बन जाती है आपके पास, जो फैलकर गोली को तेजी से बाहर की ओर धकेल देती है, यानी पुश कर देती है गोली को चलने के लिए। जब आप पिस्टन का बटन दबाते हैं, तो जो गोली में बारूद की एकदम गैस बन जाती है, जो फैलकर गोली को तेजी से बाहर की ओर धकेल देती है। गोली भी बंदूक पर एकदम एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। जब गोली चलती है बंदूक से, तो गोली भी तो कुछ अपना फोर्स लगाएगी बंदूक पर, जिससे क्या होता है? गोली चलाने वाले आदमी को पीछे की ओर झटका लगता है। तो आप इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जब हम किसी ट्रैवलिंग में या बस में सफ़र करते हैं, तो जब गाड़ी पूरी तेज स्पीड से जाती है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार देता है, तो हमें क्या लगता है? आगे की ओर झटका लगता है। वो किसी लिए लगता है क्योंकि उस बस का जो भी वेग है वो किसी ना किसी चाल से चल रहा है, और जब हम उससे ऊपर एकदम कोई बल लगा देंगे या फोर्स लगा देंगे, तो क्या होगा? उसकी स्थिति में चेंज आ जाएगा, जिससे हमें आगे की ओर झटका लगता है। या आप इसको इसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो बारूद की क्या बन जाती है? आपके पास गैस बन जाती है, जो फैलकर गोली को तेजी से बाहर की ओर धकेलती है। जब हम पिस्टन दबाते हैं ना बंदूक का, तो गोली बाहर की ओर धकेल देती है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे गोली चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये फिजिक्स में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मोशन में वो समझ लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं संवेग क्या होता है आपके पास, यानी कि मोमेंटम क्या होता है वो समझते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान क्या होता है? आपका मास, और वेग को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है आपके पास? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को उस वस्तु का मोमेंटम कहते हैं। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एंड वेलोसिटी को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट नहीं करते, डिनोटेड बाय पी। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है यहाँ पर?
m4 है मास और v4 वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है। यहां पर जिक्र आया है ना वेग का, तो वो समझते हैं। मास तो आप सभी जानते हैं, वेलोसिटी को समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है मोटा मोटा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक डेफिनिट डायरेक्शन में तय की गई डिस्टेंस को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t। v क्या है यहाँ पर, v4 है वेलोसिटी, s क्या है यहाँ पर वस्तु का विस्थापन है, और t टाइम। इनके ऊपर वेक्टर का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है जिसको सदिश राशियां बोलते हैं। आपकी वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, विस्थापन भी आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। तो समझते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, आप मान लो यहां से गए, आप अपने घर से स्कूल गए, आपका स्कूल यहां है बी पॉइंट पर, आप यहां से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपका कितना विस्थापन हो जाएगा, 0, क्योंकि आप जहां से चले थे घूम फिरकर वहीं वापस लौट कर आ गए। तो इस चीज को बोलते हैं विस्थापन। ये विस्थापन भी एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए इस पर एक वेक्टर का ऐसे सिंबल आ जाता है। अब समझते हैं आवेग क्या होता है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है आपके पास, जब कोई बड़ा बल यानी जब कोई बिग फोर्स किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए, मतलब समथिंग कुछ टाइम के लिए लगता है, वो टाइम क्या है आपका डेल्टा टी है। डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटा, सूक्ष्म। डेल्टा टी के लिए लगता है तो बल और समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। क्या कहना चाह रहा है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल डेल्टा टी के लिए लगता है तो बल और समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। हम जानते हैं ए बराबर डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। ए क्या है यहाँ पर, ए है आपका एक्सेलरेंस यानी कि त्वरण। त्वरण क्या होता है आपका, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में उसके अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग को के अनुपात को ही उसका वो बोलते हैं त्वरण। यहां से ऐसे त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। किसी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल क्या है वो t, यहां पर हम डेल्टा टी ले लेंगे क्योंकि हम इसको ले रहे हैं ना। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में उसकी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अनुपात को ही उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेंस कहते हैं। तो हम जानते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है। ये हम देख चुके हैं जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। तो यहाँ पर एफ एज इट इज रहेगा, एम एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो आवेग क्या होगा आपके पास, जो इम्पल्स होगा ये डेल्टा टी इधर चला जाएगा, क्या बनेगा ये एफ इंटू डेल्टा टी, और यहाँ क्या बचा हुआ है आपका एम डेल्टा वी। और हम सभी जानते हैं यहां से एम वी बराबर कितना हो जाएगा मोमेंटम से, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे एम पी की, और ये डेल्टा वी तो चल ही रहा है। तो आवेग क्या हो जाएगा इसका डेल्टा पी। तो क्या आती डेफिनेशन, वापिस से रिपीट कर देते हैं एक बार सारा कुछ ही, आपके ज्यादा समझ में नहीं आया हो एक बार वापिस वंस मोर रिपीट कर देते हैं। संवेग क्या होता है आपका, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को पी से
डिनोट करते हैं इज नॉट डिनोटेड एम। कल भी आप एग्जाम में एम से डिनोटेड कर दो, इसको करते हैं पी से। पी बराबर एम वी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये तो चलो हमने समझ लिया कि किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी को उस वस्तु का मोमेंटम कहते हैं। अब समझते हैं वेलोसिटी। यहाँ पर वेग का जिक्र आया है ना, तो वेग क्या होता है आपका, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में यानी एक डेफिनिट डायरेक्शन में तय की गई डिस्टेंस को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं, वो वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है आपका वेक्टर v इज इक्वल टू एस वेक्टर s अपॉन टी। v क्या है यहाँ पर, v फॉर वेलोसिटी, s है आपका विस्थापन और t टाइम। अब समझते हैं आवेग क्या होता है। इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल डेल्टा t के लिए लगता है तो बल और समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। हम जानते हैं त्वरण बराबर एक्सेलरेंस बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार F बराबर m में होता है, हम ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी त्वरण की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर यहाँ से उठा के मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हमको यहाँ से आवेग निकालना है इसके बीच फोर्स के, तो मैंने ये डेल्टा टी इधर भेज दिया और इधर क्या बचा आपका एम वी अपॉन डेल्टा। तो एम वी की वैल्यू हम जानते हैं मोमेंटम से क्या हो जाएगी पी, तो आवेग क्या होगा इसका थोड़े समय अंतराल के लिए डेल्टा पी हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम गति की कुछ समीकरण हैं जिनके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी मोशन की आपकी इक्वेशन है वो देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेसिकली तीन इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। कितनी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है। पहली क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है इसमें, v है आपका अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग। मान लो कोई वस्तु यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से और कहां पहुंच गई बी पॉइंट पर, तो जहां से चलना प्रारंभ किया ये हो जाएगा उसका प्रारंभिक वेग, और जहां पर लास्ट पर पहुंची बी पॉइंट पर यहां पर हो जाएगा उसका बी पॉइंट पर आकर उसका वेग हो जाएगा v। तो यही है v बराबर u प्लस ए टी। ए क्या है, ए है आपका एक्सेलरेशन, टी क्या है आपका टाइम, और v है आपका अंतिम वेग, u है आपका जहां से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है यानी कि u प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट है आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s क्या है यहाँ पर, s है आपका स्पीड, u प्रारंभिक वेग, t टाइम और a एक्सेलरेशन, t टाइम। नेक्स्ट v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है यहाँ पर अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन, s स्पीड। अब बात करते हैं कोणीय गति की समीकरण। तो जब इस ऐसी समीकरण आ जाएगी आपकी, ये तो आपकी 9th में ही आ जाती है, ये आपकी आती है 11th में। क्या है, कोणीय गति की भी तीन समीकरणें हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, पहली इक्वेशन तो है ये कोणीय गति की। नेक्स्ट इक्वेशन है थीटा इक्वल ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और नेक्स्ट है आपकी ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो जब ये आपकी एंगल फॉर्म में आ जाए यानी कोणीय गति में आ जाए थीटा के रूप में, तो आपकी ये तीन इक्वेशन होगी। अब इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये आपकी 9th में काम आएगी, ये आपकी 11th में भी काम आएगी। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। ये इक्वेशन
ऑफ मोशन है और ये कोणीय गति की समीकरण है जब थीटा के रूप में आ जाए। क्या है, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं वंस मोर। v बराबर होता है u प्लस ए टी, जहां पर v4 है वेग यानी अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में क्या डिफरेंस है, जहां पर कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को u यानी प्रारंभिक वेग, और जहां पर वस्तु रुकती है एंड पॉइंट उसको बोलते हैं v यानी कि अंतिम वेग। और जब आपको क्वेश्चन में स्पीड निकालनी हो उसके लिए आप सेकंड इक्वेशन यूज लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, जिसमें u क्या है प्रारंभिक वेग, t टाइम, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण, t टाइम। नेक्स्ट है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a क्या है एक्सेलरेशन और s फॉर स्पीड। और जब यही एंगल के रूप में आ जाए यही इक्वेशन तो क्या बनेगी इक्वेशन, ओमेगा बराबर होगा आपका ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर होगा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और थर्ड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है आपका वो देखते हैं। किसी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमको यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मास कितना दिया हुआ है हमको, जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 3 kg यानी 3 किलोग्राम उसका मास दिया हुआ है। वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने पर F का भी मान हमको गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है 12 न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है आपकी फोर्स की। तो हम और उसने पूछा क्या है हमसे, बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा यानी एक्सेलरेशन ए यानी कि त्वरण हमसे पूछा है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जानते हैं F बराबर क्या होता है ma, यही तो होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, यही तो था जब हमने किया। तो हमको यहाँ से a निकालना है, वो कितना हो जाएगा F अपॉन में m, यही तो हो जाएगा क्योंकि a निकालना है, a इक्वल होगा आपके F के, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ से फाइनली 12 न्यूटन का उस पर बल लगता है। मास हमको कितना गिवन है 3 kg, तो जो 3 चौक 12, तो ए त्वरण कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। ये इसमें उत्पन्न त्वरण होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा 4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम, फिजिक्स का ही है ये भी आपका, किस चैप्टर से, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम से आधारित है ये। किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ से इसको वापस पढ़ेंगे, कितने बल की आवश्यकता होगी। हमको फोर्स पूछा है कि फोर्स कितना लगेगा, तो हमको F फाइंड करके बताना है क्वेश्चन में। पहली बात गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, द्रव्यमान यानी कि मास हमको गिवन है क्वेश्चन में। मास कितना गिवन है 6 kg की कोई द्रव्य वो है आपकी गेंद यानी कि बॉल। 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मान दे दिया आपके पास एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के सेकंड लॉ अनुसार
ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है तो अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑफ सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन्स का सेकंड लॉ? आप सभी जानते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ma। हमसे फोर्स पूछा है और मास कितना दिया हुआ है हमको, m 6 kg, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है हमारे पास, 4 किलोग्राम भार का एक बल 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, त्वरण की गणना कीजिए। यानी हमको एक्सेलरेशन क्वेश्चन में फाइंड करके बताना है। और क्या गिवन है हमको, बल कितना दिया हुआ है, बल दिया हुआ है आपको F बराबर 9 द्रव्यमान के एक पिंड पर 9.8 kg और m दिया हुआ है आपको 4 kg भार का एक बल, 4 kg, और त्वरण आपसे पूछा है। और हम जानते हैं एक चूंकि ऐसा लिखेंगे, चूंकि 1 किलोग्राम जो होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। ये वैल्यू आप लिख लेंगे, इसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे। तो किलोग्राम कितना है हमारे पास, 4 किलोग्राम। तो यहाँ से पहले F बराबर ma, बल्कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 9.8, तो ये है, लेकिन ये हो जाएगा आपके पास 4 गुना में, ये तो आपका 1 kg का है इतने न्यूटन, तो 4 का कितना हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, और यहाँ से हमसे त्वरण का मान पूछा है। तो 9.8 से ये 9.8 कट जाएगा, ये 1, इज इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/4, 1 सेकेंड वेट करेंगे। चलिए दोस्तों इस न्यूमेरिकल को वापस से समझते हैं। यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन, पिंड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमको, जो पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान जो आपको m दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.8 kg, और F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा आपका 4 किलोग्राम भार का, और 1 किलोग्राम भार कितना होता है
9.8 न्यूटन के बराबर। तो 4 का कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये बल आ जाएगा टोटल। और हमसे त्वरण पूछा है, त्वरण क्या आंसर आएगा, आपको एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्वेश्चन में फाइंड करके बताना है। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑफ सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, F बराबर ma, यही तो है। F की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4 × 9.8 और m कितना है हमारे पास 9.8 kg। और एक्सेलरेशन हमको पूछा है क्वेश्चन में, 9.8 से 9.8 कट जाएगा तो फाइनल एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि त्वरण कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्वेश्चन में पत्थर का क्या करना है, फाइंड, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम, जो संवेग है m वो फाइंड करके बताना है मोमेंटम उसका कितना होगा। हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका p बराबर m इंटू वी। m क्या है इस फॉर्मूले में, पत्थर का मास और v वेग वेलोसिटी। तो जो इसका मोमेंटम हो जाएगा इसको p से डिनोट करते हैं, बोलते हैं इसको इंग्लिश में मोमेंटम। तो m कितना है आपके पास 2 kg 2 और v कितना है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो जो फाइनल आएगा आपके पास 20 kg मीटर प्रति सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको इस तरह से करना था, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 kg द्रव्यमान के एक पिंड में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल कितना है। तो हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है हमको कितना 3 kg और वो कितना दिया हुआ है उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इनको पहचानने का क्या तरीका है कि ये किस वेलोसिटी का वो है, तो इसमें ये देखना होता है कि किसका मात्रक है, ये इनके यूनिट से इनको पहचाना जाता है कि ये त्वरण होगा या वेग होगा। जैसे ये आपका 3 kg द्रव्यमान है, चलो इसमें तो इसने नाम दे दिया कि मास है, इसमें पिंड में हम 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, तो इनको यूनिट से इनकी पहचानने की कंडीशन होती है। तो हम यहाँ लगाएंगे F बराबर ma। हमसे फोर्स पूछा है कितना होगा, 3 kg आपके पास मास है, एक्सेलरेशन है 20, तो कितना हो जाएगा आपके पास 60 न्यूटन आपके पास फोर्स हो जाएगा, कितना 60 न्यूटन। तो ऐसे करना था, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे करना था क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से करेंगे। क्या कह रहा है, 5 केजी की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, कार को रुकने में कितना समय लेगी। तो कार रुकने में कितना समय लेगी, हमसे क्या पूछा है, टाइम क्वेश्चन में फाइंड करके बताना है हमको। क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है हमको वो देख लेते हैं। आपको मास दिया हुआ है उस वस्तु का 5 केजी, इतनी बात क्लियर। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है, वो चल रही है अपनी किस वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जहां से उसने चलना शुरू किया होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो उसका u होगा, वो अंतिम वेग कितना हो जाएगा उसका 0। और v हमको दिया हुआ है कितना, v माने अंतिम वेग, गतिमान है किस वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई आपके। तो और आगे क्या कह रहा है, पहले इतना देखते हैं। गतिमान है, इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। बल कितना लग रहा है आपके पास, 20 न्यूटन का। और हमसे क्या पूछा है, तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा, हमसे t पूछा है। तो उसके t निकालने के लिए हमारे पास पहले एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी कि त्वरण होना चाहिए, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। F बराबर m में होता है, साइड में आप लिखना चाहे तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ 4 न्यूटन्स। तो F कितना है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है उस पे, और मास कितना दिया हुआ है हमें वस्तु का, वस्तु का मास दिया हुआ है हमें 5 केजी। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, 5 × 20 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं, हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम कहां से आएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण बराबर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में उसके अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के वेग में हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन होता है आपका a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। एकांक समय अंतराल में जो उसके वेग में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 4, v कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, और u कितना है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया 0, और हमको t पूछा है क्वेश्चन में। तो ये t उधर चला जाएगा, क्या होगा ये 4t, और 10 में से 0 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा ये। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4। इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 सेकंड में वो कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कैसे किया क्वेश्चन, सबसे पहले है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है पहले हम वो देख लेंगे। पहले क्या कह रहा था क्वेश्चन, वंस मोर वापस रिपीट कर देते हैं। 5 केजी की एक वस्तु, 5 केजी की एक वस्तु है जिसका मास कितना है, 5 केजी है किसी वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान। वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। गतिमान क्या है, तो उसका जो अंतिम वेग है वो v बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, और जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। उसके बाद क्या कह रहा है, गतिमान है, इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ये क्वेश्चन में हमको कहा है। F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 न्यूटन, और हमसे टाइम पूछा है वो कार रुकने में कितना समय लेगी। तो अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार क्या होता है, F बराबर m में। यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी इजी से, क्योंकि हमको फोर्स भी गिवन है और मास भी गिवन है उस वस्तु का। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उसने पूछा है रुकने में कितना समय लेगी, तो हमको t निकालना है। तो एक्सेलरेशन की सहायता से आप t बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है आपके पास कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में उसके वेग में हुए परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन आपका यहां से 4 आ गया और अंतिम वेग यानी कि 10, प्रारंभिक वेग 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2.5 सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो क्या डेफिनेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान यानी कि मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस मान लो आपके पास दो मास है, आपके दो वो है आपके पास एटम्स, जिनका द्रव्यमान कितना है m1 m2, जो उनके द्रव्यमान है, जो उनके मास है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही कह रहा है कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान यानी मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2। ये आपके पास कोई दो एटम्स है जिनका द्रव्यमान कितना है यानी मास कितना है m1 m2, और यहां तक इतनी बात क्लियर हुई। और आगे क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वो उस पर फोर्स लग रहा है ना, वो आकर्षण बल लग रहा है उन दो एटम्स के, उनकी बीच की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। हम जानते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, जो हो जाएगा यहाँ पर g। F बराबर होगा g, और ये तो चल ही रहा है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g क्या है यहाँ पर, g है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, जिसको आप बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे। g एक कांस्टेंट है जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है फिजिक्स में, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। यही होता है न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का नियम, और G क्या है यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ये होती है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।